आज पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिटलर का जिक्र जब आता है तो यकीनी तौर पे नरेंद्र मोदी आपको याद आने लगता होगा, क्योंकि हिटलर में मोदी में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फ़र्क है। हिटलर ने बेपनाह लोगों का खून बहाया, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हिटलर ने यहूदियों को मारा और मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के साथ खून की होली की। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत तो दुनिया में तो और बड़ा कुछ होता है। दुनिया तो चांद पे भी जाती है, मरीख पे भी जाती है। दुनिया तो अजीबो-गरीब तरह की चीजें भी इजाद करती हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स। कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, हराम खाना, ये कैरेक्टर है हमारा। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ये मोदी कहले कि और आपे से बाहर हो गया और इस इंसानियत से आरी शख्स ने ना सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया, बल्कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से कर्फ्यू लगाकर रखा हुआ जो है लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो मोदी शायद दुनिया का वाहिद लीडर है जो पूरी दुनिया में जहां जाता है वहां पे अपने लोगों से खिताब करता है। मैंने कभी नहीं देखा। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि मोदी साहब ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने किस तरीके से जय श्री राम के नारे लोगों से भी बुलवाए और ख़ुद भी बोला। साथ ही मैं आपको बता दूं, यूएनएससी में बिना पर्ची के इंग्लिश और हिंदी में दोनों में स्पीच की, जिसमें कि सभी लोग बड़े बड़े दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हैं सभी लोग एक पर्चा लेकर के पर्चे में पढ़ कर के स्पीच देते हैं, लेकिन मोदी साहब ने बिना पर्चे के स्पीच दी। और साथ ही जो तुर्की अब तक कश्मीर का राग अलापता था, तुर्की ने पाकिस्तान को लात मारकर खदेड़ दिया है और साफ साफ तौर पर वो भारत के साथ आना चाहता है और ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। लेकिन ब्रिक्स में भारत एक मेन हिस्सा है जिसकी हाँ और ना से तुर्की मेंबर बनने से रुक जाएगा। साथ ही यूएनएससी में क्या क्या कहा मोदी जी ने और पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से बातें कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा था हम वार उनके खिलाफ कर देंगे। हम तो 2 मिनट के लिए खामोशी। क्यों? क्या कर सकते हैं हम उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर नारे क्यों लगा रहे हैं? जज्बे, जहाद, आजादी, कश्मीर, वो कहते हैं ना दूध दोगे तो खीर पता बात नहीं। वही है कि हम हैं इतने से और पंगे बड़े बड़े लिए हुए हैं, हमने हर एक से पंगा लिया हुआ है। हाँ। और ये अल्लाह के बाद हमें न्यूक्लियर बचा रहा है इस दुनिया में। ठीक है, तो वो मेरे उस्ताद कहते होते हैं कि 3 एज हैं जो हमें बचा रहे हैं। हाँ। अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। ठीक है, अमेरिका का भी इसी, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है, हम नॉन नेटो लाए हैं और वो तो सबसे बड़े रहे हैं। हमारे वजीर आजम को इज्जत क्यों नहीं दे रहा अमेरिका में? 5 दिन के लिए शहबाज शरीफ है, मजाल है एक भी कैमरा उनकी तरफ किया हो, रेड कारपेट कोई पे वेलकम वो तो आपने ये भी नोट नहीं किया कि जब उनकी मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं करते मोदी साहब उनसे, वो तो उन्हें समझते ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमारा मुकाबला शहबाज शरीफ से, हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है। मोदी साहब आंख नहीं मिलाते? नहीं मिलाते। क्यों? आई कांटेक्ट ही नहीं करते, उनका मुकाबला ही नहीं है, समझते ही नहीं इस काबिल किसी को। हम आप देखिए, हम नाम ना लें शहबाज शरीफ का, हम बस ये देखो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उधर गए हुए हैं। हाँ, ठीक है, मेरा कोई पार्टी से ऐसी मतलब कोई अकीदत नहीं है उनसे। ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बेइज्जती पाकिस्तान की है, उनकी नहीं है। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को फेस नहीं करना चाहते, तो कहते हैं इसके साथ तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ने हमें बहुत इग्नोर कर दिया है। इग्नोर करना भी पड़ेगा ना, वो कहाँ और हम कहाँ। ठीक है, पॉपुलेशन में हम बड़े हैं, ठीक है, फिर नंबर पे आ गए हैं, लेकिन अब इकॉनमी में भी आना चाहिए। 26 करोड़ आवाम का मुल्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो क्या पैगाम देंगे कि ये जो एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, क्योंकि बैगर्स की वजह से ही दुनिया हमें हेट करने लगी है, हमारे पासपोर्ट बैन हो रहे हैं, और फिर इतने बड़े फोरम के ऊपर एज अ पाकिस्तानी हमारे वज़ीर आज़म को कोई ना सुन रहा है, ना देख रहा है, और ना ही किसी को दिलचस्पी है उनके प्लान। असल में मसला ये है कि जब आपसे किसी के इंटरेस्ट वाबस्ता होते हैं ना, तो तब आपको वैल्यू भी दी जाती है। अब
2001 9/11 का वाकया देख लें, पाकिस्तान सैंक्शन था एटॉमिक, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिसैंक्शन किया गया, एड्स भी दी गई, क्यों? अमेरिका को ज़रूरत थी उसकी, और उसने डिक्लेयर किया था पाकिस्तान सबसे बड़ा नेटो अलाय है, नॉन नेटो अलाय है यूएसए का। इज़्ज़त भी मिली, सब फंड्स भी मिले, तरक्की भी हुई, वो अलग बात है, फंड्स हमने खा लिए, ठीक है, बाकी मुल्क लगाते हैं हम खा लेते हैं। तो मतलब मसला अब ये है कि उनसे जब उनके इंटरेस्ट होंगे तो दोबारा, जैसे अभी 2021 में उन्होंने निकलना था तो उन्होंने दोबारा खान साहब के साथ बैठ के बोल दिया कि हम मसला कश्मीर में बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब वो भी एक मतलब साइन था कि मतलब हमें अब यहाँ से निकालो। असल में उनका निकलना हमारा अपना इंटरेस्ट भी था, इसलिए हमने पहली दफ़ा उनसे बगैर कोई एड लिए उनका काम कर दिया। इंडिया की तरफ से आपने बात की, नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की? शहबाज शरीफ साहब गए थे। वो कौन है? सर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम हाँ। उनको अवाम ने इलेक्ट किया है, कह रहे हैं अवाम ने जहाँ तक मैंने सुना था कि अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया, तो ये किस तरह से आ गए हैं? नहीं मान रहे शहबाज शरीफ को? वजीर आजम किस एंगल से आपको लगता है ये वजीर आजम? ये पाकिस्तान का वजीर आजम है। अब मोदी साहब को वजीर आजम मान रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं मान रहे। तो देखे ना वो बात, तो वो इंडिया ने उनको इलेक्ट किया है, वो देखे ना उनका ड्रेस से, उनसे गेटअप से, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हैं, वो अपने कंट्री के लिए बात करें, उनका देखे वेलकम किया, रेड कार्पेट उनका इस्तकबाल हुआ है, उनको जो बाइडन है अपनी पर्सनल रेजिडेंस में लेके गए, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। आपके वजीर आजम के साथ उन्होंने क्या किया आपने देखा? मुलाकात भी नहीं की। आपके वजीर आजम को उन्होंने होटल का जो जिधर से कचरा निकलता है ना, गार्बेज, उधर से निकाल के आपको गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? बड़ी बात है। नहीं लग रही है बात? नहीं, शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी बात बोली, कह रहे हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा के जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलवाने आए। तो मतलब पाकिस्तान के मैटर्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हम बहुत खुशहाल हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ तो फ़ौरन पुलिस पहुँच जाती है, मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ हम किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? यही तो सवाल मेरा आपसे है। मुझे तो ये रटी रटाई तकरीर नज़र आ रही है, और तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। बस वो जो वज़ीर साहब हैं दाढ़ी वाले, वो तो पुलिस वालों को बुला के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, घूमने फिरने गए। मुझे तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं। तो ये तो अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, और बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त स्पीच दी। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बग़ैर देखे पढ़ी, बग़ैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर ही नहीं, चलते ही नहीं है, देख देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, गूंद पी। देखे ना, वो आपने शेर सुना ही होगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वो किसी दौर में आपका पाकिस्तान का वजीर आजम गया था, जो ईया का नाबुदो या का नस्दीन आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ। वो क्या था? हाँ। वहाँ कोई पर्ची आपको नजर आई थी? नहीं आई। उसकी दुनिया ने आपकी बात सुनी थी? हाँ। आज वही तकरीर इंडिया का मोदी कर रहा है, तो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, और आपका तो आप क्या आप खुद अपने दिल से अपने मुल्क के लिए बात कर नहीं सकते? तो दुनिया ने तो यही कहना ना, ये तकरीर इसको किसी ने लिख के दी है, तो इसको टाइम टपाओ। तो बस वो खानापुरी के लिए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई मुल्क के लिए कर रहे हैं। सर, हमारे मुल्क के तो बहुत से वजीर ये कहते हैं कि इस हुकूमत को 5 साल दे दो, इंडिया को बीट करके दिखा देंगे। जी, देखें कि आप इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फ़ोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है, हर चीज़ वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में वो चाँद पर पहुँच गए हैं, और आप जनाब अभी तक हमारे झंडे पे चाँद है ना। तो बस फिर फ़र्क तो फिर देख लें, फिर आपके सामने ही है। हाँ? आपकी प्रायोरिटीज देख लें। हाँ? आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। हाँ? और वो इंडिया देख लें, 6G की बात करें, 7G की। सर, उनके वज़ीर आज़म बड़े अपडेटेड है, AI की बात करते हैं, IT की बात करते हैं, अपग्रेडेशन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की आज उन्होंने जो है बात की है यूनाइटेड नेशन में कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, दुनिया का फ्यूचर सेव करेंगे, पानी की कभी बचाने की। मतलब ऐसे लगता है कि रशिया अमेरिका की सोच बहुत छोटी हो गई है, अब इंडिया की सोच बहुत आगे बढ़ गई है। उनके वज़ीर आज़म इतने अपडेटेड कैसे हैं? देखें ना, जब आप अपने मुल्क के लिए सोचते हैं तो फिर आप जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको आप साथ लेकर चलते हैं, तो वो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। जब आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं, जब आपको यहाँ से ब्रेन ड्रेन होगा, पढ़े लिखे लोग यहाँ से चले जाएंगे, बाहर नौकरी की तलाश में चले जाएंगे,
तो फिर जो आपके पास ये नमूने इधर आ जाएंगे, वो तो फिर आपको इस तरह के मशवरे देंगे, ये सड़क बना लो, ये पुल बना दियो, ये इतने खंबा बना दियो। तो आपकी सोच ही यहाँ तक है। तो फिर आपको सोलर का आपने क्या करना है? सोलर अब तो जो घर जो सोलर पे चलते थे उन्होंने ग्रीन मीटर लगाया था, आप तो उनसे टैक्स लेने की बात करते हैं। तो आप क्या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं? आप तो आपसे तो बिजली सस्ती नहीं हुई आज तक। आपके जो है अभी तक जो है आपकी खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली आपकी है। और इंडिया देख लो, उनको किसानों को जो है फ्री बिजली 2-2, 3-300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री बिजली दे रहा है। तो वो इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि वो गलत बात करें या किताबी बातें करें। वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, आपको आगे भी दिखाएंगे। तो आप इंडिया यहाँ है और आप यहाँ हैं। अब तो देख लें इंडिया कभी होता था कि 4-5 साल पहले के